खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रेशम ने अपनी एक बात से शाहवेज का दिल तोड़ दिया। वो सदमे में भी था और हैरान भी, लेकिन शाहजैन को एक बार में ही समझ आ गया कि वो किसी की वजह से ये कर रही है। रुखशंदा ने अपने प्लान को तरतीब तो दे दी, लेकिन शाहजैन से हाँ करवाना रेशम के बस में नहीं था और ये बात उसे परेशान कर रही थी। वो बस मौका ढूंढ रही थी कि किसी भी तरह हाँ करवा ले, और ये मौका उसे कुदरत ने दिया। घर के तमाम अफराद बाहर गए हुए थे। रुखशंदा किसी वजह से वापस घर आई तो देखा दादा साहब सीढ़ियों से गिर गए थे और रेशम चीख चीख कर रो रही थी और घर के नौकरों को पुकार रही थी। क्या हुआ इन्हें? रुखशंदा ने हैरत और परेशानी से पूछा। पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर आई तो देखा दादा साहब। रेशम ने उसे रोते हुए बताया और फिर मुलाजमों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। सबको खबर दी गई तो सब भागते दौड़ते वहां पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत बहुत सीरियस है और बचने के इम्कान बहुत कम है। ये बात सुनकर सब सकते में आ गए और दादी साहब अपने हवास खो बैठी। रुखशंदा ने इसी नाजुक मौका का फायदा उठाया और सबके सब ने ऐसी बात कह दी कि सब शौक रह गए, और रेशम भी। उसने नकली आंसू बहाते हुए सबसे कहा, दादा साहब की आखिरी ख्वाहिश है कि जैन और रेशम की शादी हो जाए। रेशम बहुत हैरान हुई कि कोई औरत इतनी मतलबी कैसे हो सकती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई कि उसकी जिंदगी उसकी दांव पर लगी हुई थी। सब शाहजैन को जानते थे कि वो किसी की मानने वालों में से नहीं है, लेकिन दादा साहब की आखिरी ख्वाहिश के नाम पर सब ने उससे बात करने का फैसला किया। वो और शाहवेज सबसे आखिर में अस्पताल पहुंचे थे। अपने दादा साहब की हालत देखकर उसका दिल तड़पा था, लेकिन वो कभी अपने एहसास को जाहिर नहीं होने देता था। जब दादी साहब ने उससे ये बात की कि वो जैन और रेशम की शादी देखना चाहते थे और ये बात उन्होंने रुखशंदा को बताई तो उसका दिमाग घूमा, जबकि शाहवेज सदमे में आ गया। जैन ने इस बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी अनजान इंसान का यकीन कर सकता हूं, लेकिन रुखशंदा का नहीं। सब इस वक्त जज्बाती हो गए थे कि दादा साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। दादी साहब ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि वो उनके लिए कुर्बानी समझकर ये कर दे, और इस लम्हे जब रुखशंदा कुछ कहना चाह रही तो शाहजैन ने रुखशंदा का गला पकड़ लिया था और उसे जान से ही मार देता अगर उसे सब रोकते नहीं। रुखशंदा चीखने लगी, उसे ओल फोल बकने लगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो रेशम से पूछ लो, वो भी थी उस वक्त वहां। उसकी बात पर शाहजैन ने अपना रुख रेशम की जानिब किया, जो रुखशंदा की बात पर चौंक कर उसे देखने लगी। रुखशंदा ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया तो उसका दिल किया चीख चीख कर रोए। उसने गुस्सा जब्त किए पूछा, लेकिन वो चुप रही। तुम्हें जितना समझा है उसके बाद तुम पर यकीन कर सकता हूं मैं। जवाब दो, ये क्या सच है? आखिरी जुमले पर उसने जोर से कहा। नहीं, उसने चीख कर जवाब दिया और रुखशंदा के हवास उड़े। उसने घूर कर देखा तो वो सहम गई। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, वो हज़ियानी कैफियत में कहती वहां से बाहर को भाग गई। बाबा साहब की हालत देखकर वो सदमे में आ गई थी, इसलिए उसे कुछ होश ही नहीं था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं मानना ना माने। रुखशंदा ने फौरन सफाई दी, जिस पर उसने उसे घूरा। जैन, तुम्हें रेशम से शादी करनी होगी, वो भी आज। बाबा साहब ने जैसे हुक्म सुनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, उसने उनकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। अपना ईगो तुम्हें अपने दादा साहब से भी प्यारा है कि तुम उनकी इस हालत का भी ख्याल नहीं कर सकते? वो उस पर बिगड़ते हुए बोले तो उसने आंखें घुमाई। अपनी माँ की मौत से लेकर अब तक आप हमसे नाराज थे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप इस तरह अपना बदला ले रहे हैं तो ये सही नहीं है। दादी साहब उदास लहजे में बोली तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। क्या वो उनसे बदला ले सकता था? जैन प्लीज मत भूलिए, बाबा साहब ने हमेशा आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है। आपके सामने कभी हमसे किसी को अहमियत नहीं दी उन्होंने, तो क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर सकता? छोटे चाचा ने उसे समझाने की कोशिश की, वो चुप रहा। हाँ बेटा, कम से कम ये तो सोचिए, अगर ये बात सच हुई तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? बड़ी चाची ने मोहब्बत से समझाया। वहां मौजूद हर शख्स ने उसे समझाने की कोशिश की, सिर्फ वेज खामोश था। प्लीज भाई मान जाइए। बहुत देर बाद वो सर झुकाए बोला तो शाहजैन ने उसे सर्द नजरों से घूरा।
अपना मुंह बंद रखो, एक लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। दांत पीसते कहा वो वहां से बाहर निकला और रेशम की कलाई पकड़े उसे खींचता हुआ अस्पताल से बाहर ले गया। वेज बेटा, आप भी उनके पीछे जाइए, कहीं वो गुस्से में कुछ ना कर ले। चाची ने फौरन वेज को उसके पीछे भेजा तो वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। तुमने ऐना को सच बताया ये नहीं? वो ऑफिस में किसी से बात कर रहा था जब उसके फोन और कोमल की कॉल आई। उसने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के एक मासूम लड़की के साथ ये माइंड गेम खेल सकते हो। गलती की आपने मुझे समझने में, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और अगर आपने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया तो आपको पता चलेगा कि असल में किस हद तक बुरा हूँ। उनकी बात काटते हुए उसने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, ऐना को तुम्हारी असलियत बता कर रहूंगी। कोमल ने सख्ती से कहा। उसने जैन को एक मौका दिया था लेकिन अब उसकी बातों से लग रहा था कि वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। बता कर देख लें, उसने सख्ती से कहा और फोन बंद कर दिया। डॉक्टर कोमल सिर्फ उसके शाहजेन होने का सच जानती थी। एक्सीडेंट को लेकर उन्हें कोई बात पता नहीं थी, ना शाहद ने बताई। लेकिन शाहजेन का इतना बड़ा झूठ बोलना और अपनी पहचान छुपाना उन्हें लग रहा था कि इसकी वजह बहुत बड़ी ही होगी, इसलिए वो ऐना को सच बताना चाहती है। बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे उसकी बताई पोएम दोहरा रहे थे। वो रूम में आई अपना फोन ढूंढ रही थी। राहिल के आने का वक्त हो रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द बच्चों को वापस भेजना चाहती थी ताकि उन्हें देखकर उसका मूड खराब ना हो। फोन मिलते ही उसने ड्राइवर को फोन करके बच्चों को उनके घर पहुंचाने का कहा और वापस बाहर आई। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐना बेबी आई लव यू, ऐना बेबी आई लव यू, ऐना बेबी आई लव यू। किसी पोएम की तरह एक ही लाइन रटे जा रहे थे। उसने शाहजेन को घूर कर देखा जो सर हिला हिला कर उनका जोश बढ़ा रहा था। उसके घूरने पर मुस्कुराकर आंख दबाई। साइलेंस! वो दोनों हाथ उठाकर बच्चों पर चिल्लाई। ये क्या बोले जा रहे हो आप लोग? ऐना दीदी, भैया ने हमें नई पोएम सिखाई है। मासूम सी बच्ची उसके सामने खड़े होते हुए बोली तो उसने शाहजेन को घूरा जो अबरू उठाकर खुद को दाद दे रहा था। उसके देखने पर मुस्कुराते हुए रूम की तरफ बढ़ गया। टीवी के चैनल बदलते हुए उसका हाथ एकदम से रुका। उसे लगा उसने राहिल की तस्वीर देखी है, लेकिन उसके चैनल बदलते के साथ ही तस्वीर गायब हो गई थी, इसलिए वो यकीन नहीं कर पाई। जबकि अब वो न्यूज पर कहे जा रहे लफ्जों को सुन रही थी जो शाहजेन मलक के बारे में बात कर रहे थे। कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से न्यूज थी जिसमें उसे हरगिज इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो चंद सेकंड के उस तस्वीर पर नजर पड़ने की वजह से वो वहां रुक गई थी कि शायद दोबारा वो तस्वीर देख लें। और शायद ऐसा हो भी जाता अगर शाहजेन वहां ना आता। वो दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ तो ऐना को किसी ड्रामे की बजाय न्यूज में ध्यान दिए देखा जिस पर उसके मुतल्लिक ही बताया जा रहा था। उसने फौरन आगे बढ़कर उससे रिमोट लिया और टीवी बंद की। ऐना ने उसे हैरत से देखा। तुम इस टीवी को ना मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी। अगर अब तुमने मेरे होते हुए इस पर ध्यान दिया तो मैं इसे परमानेंटली बंद कर दूंगा। वो मसनूई गुस्से से बोला। मकसद उसका ध्यान भटकाने से था। उसने मुंह बनाया और नजरें फेर कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। शाहजेन उसके करीब बेड पर बैठा और उसकी पूंछ से लगते हुए उसे अपने हिसार में कैद किया। चेहरे पर संजीदगी थी और दिल बेचैन कि आखिर इतना डर क्यों उसका सामना करने से और कब तक इस झूठ के साथ रहना है। बोलो क्या काम है? उसने रूठे हुए अंदाज में उसके हाथ आगे से हटाने की कोशिश की। काम तो बहुत है लेकिन फिलहाल एक छोटा सा काम है। वो उसके शोल्डर पर थोड़ी टेकते हुए बोला, मुझे भी तुमसे ट्यूशन लेनी है। ऐना के पूछने से पहले ही कहा तो उसने हैरत से देखा। मजाक कर रहे हो? आई एम सीरियस। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़े हुए लगते हो। राहिल, तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? मतलब तुम तो पढ़े भी नहीं ना, फिर भी इतने कॉन्फिडेंट से इंग्लिश में बात करते। ग्रामर में भी गलती नहीं होती। कभी तुमने किससे सीखा बताओ ना। वो अब रुख उसकी तरफ किए बहुत संजीदगी से पूछने लगी। जब शाहजेन ने लब भींचे, मैंने MBA किया है अब्रॉड से, उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो ऐना हैरत से उसे देखने लगी। जस्ट जोकिंग यार। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम बातें ही ऐसे करती हो। बताया तो था कि एक दोस्त था उससे सीखा। उसने नजरों का जाविया बदले जवाब दिया। लेकिन अब मुझे तुमसे सीखना है। सिखाओ। आंखों में चमक लिए उसे देखा। क्या सीखना है?
अच्छा, मैं एक लाइन बोलूंगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना। उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। मुझे तुम्हारे करीब आना, तुम में खो जाना बहुत अच्छा लगता है ना, उसने पेशानी से पेशानी टिकाते हुए कहा तो ऐना की मुस्कुराहट सिमटी। वो कोई अजीब या शरारत भरा जुमला सुनने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके संजीदगी से कहे गए अल्फाज और मखमूर लहजा उसका दिल जोर से धड़का गया। शाहज़ैन ने उसकी आंखों में देखते हुए इशारे से जवाब की मांग की तो उसने नजरें झुकाई। मुझे नहीं पता। उसके गुस्से से शायद इतना डर नहीं लगता था जितना वो उसके इस अंदाज से नर्वस हो जाती थी। उस लम्हे उसकी आंखों में देखने से हमेशा गुरेज करती थी और अब भी यही कर रही थी। शाहज़ैन ने उसकी झुकी आंखों को देखते हुए झुककर उन्हें होंठों से छुआ तो उसने पलकें मौन लीं। उसके लबों ने आंखों से रुखसार तक का फासला तय किया और उसकी सांसों की तपश से ऐना के कान की लो सुर्ख होने लगी। उसने बेडशीट को उंगलियों में सख्ती से जकड़ा और सांसें रोककर अगले लम्स को शारक पर महसूस किया। शाहज़ैन पीछे हुआ और उसके चेहरे को बहुत गौर से देखने लगा, जबकि वो बंद आंखों से भी चेहरे के एक एक नक्श पर उसकी नजरों की तपश को महसूस करके आंखें खोलने से ग्रेज कर रही थी। शाहज़ैन की निगाहें उसकी लरजती पलकों से हटकर उसके कांपते सुर्ख होंठों पर और फिर गले पर तेज सांसों से होती हरकत पर थी। उसने हाथ बढ़ाकर पेशानी को छुआ, सिर्फ 3 उंगलियों से, और वही उंगलियां चेहरे की नरमी को महसूस करती नीचे होंठों तक आई तो ऐना ने सांसों को रोका। पुरतप्श लम्स ठोड़ी को छूकर गले से नीचे उतरता हुआ महसूस हुआ तो ऐना ने दोनों हाथों से उसका हाथ थामा और आंखें खोलकर उसे देखा। प्लीज, सर नफी में हिलाते हुए उसने उसकी मखमूर आंखों को सामने किया तो शाहज़ैन ने उसका एक हाथ अपने शाने पे रखा और दूसरा होंठों से लगाया। अच्छा, एक लाइन का मतलब बताओ। आंखों में संजीदगी लिए उस सहर अंगेज पल को तोड़ने की कोशिश की ऐना ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। विल यू किस मी? उसके देखने पर मुस्कुराया तो ऐना ने उसका हाथ से हाथ अलग किया और पहलू बदला। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी अजीब बातों का मतलब, मैं सो रही हूँ। वो फासले को बढ़ाती अपनी जगह पर लेट गई। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। उसने करीब लेटते हुए नॉर्मल अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना तुम। ऐना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में देखकर समझ गई जरूर कोई शरारत करने वाला है। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना तुम्हारी फजूल बातों का। उसका हाथ हटाते हुए मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा करने नहीं दिया। अब फजूल नहीं, सीरियस बात है, बस लास्ट। वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोके बोला तो वो मशकूक नजरों से उसके चेहरे को देखने लगी। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा कि बहुत ज्यादा फजूल बात है। मुझे नहीं सुननी। वो उसकी बात से ज्यादा उसके तासरात से घबरा रही थी। यार प्लीज। वो झंझला गया तो उसने हार मान के उसके कहने का इशारा किया। वो उसके कान के करीब हुआ और धीरे से सरगोशी में कुछ कहा, जिसे सुनकर उसकी आंखें और मुंह खुले रह गए, जबकि चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ। वो पीछे होकर उसके चेहरे को देखते हुए हंसी रोक रहा था। ऐना ने उसे गुस्से से घूरा। कितने खराब हो तुम, मार दूंगी मैं तुम्हें। उसे धकेल के सर बेड पर गिराया और गुस्से से बोली, मार दो लेकिन जवाब तो दे दो। वो बेशर्मी से उसे अपनी तरफ खींचते हुए शरारत से बोला। ऐना ने सख्ती से उसके होंठों पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया और उसकी आंखों को मुस्कुराते हुए देखती रही। राहील के जाने के बाद वो बोर होने लगी थी। जब मोबाइल लिए उसमें मसरूफ हो गई कि दरवाजे की बेल बजी और सामने डॉक्टर कोमल को देखकर हैरान भी हुई और शर्मिंदा भी। कैसी हो ऐना? कोमल ने खुद ही बात का आगाज किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलो। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहा। कोमल ने एक नजर घर में दौड़ाई, हालांकि वो इस बात की तसल्ली करके वहां आई थी कि जैन मौजूद ना हो। वो तो काम पर है। उस शाम रेस्टोरेंट वाली बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ डॉक्टर, असल में कोई बात नहीं है ना। मैं समझती हूँ तुम दोनों रोमांटिक डिनर पर थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए उसे गुस्सा आ गया होगा। इट्स ओके। कोमल ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुरा कर कहा तो वो भी धीरे से मुस्कुराई। क्या करता है वो तो मुझे नहीं पता, इतना बताया कि किसी फैक्ट्री में काम करता है। कैसा इंसान है वो? मतलब तुम खुश हो उसके साथ? कोमल ने उसे जांचते हुए पूछा। हालांकि उस सवाल के जवाब की जरूरत महसूस नहीं हुई ऐना के चेहरे को देखकर। बहुत ही अच्छा है वो,
बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत ख्याल रखता है मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना चाहेगा। ये वही है ना जिसके बारे में एक बार तुम्हारी आंटी बात कर रही थी, उनकी सहेली का बेटा? कोमल ने मुस्कुराते हुए पूछा और रैना ने सर हाँ में हिला दिया। तुम्हें उसका तौर तरीका, रहन सहन अजीब नहीं लगता? मतलब वो तो कहीं से भी एक मामूली सा गांव का अनपढ़ आदमी नहीं लगता, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा और ऐसे जैसे किसी नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है। क्या तुमने कभी गौर नहीं किया? क्या? लेकिन आजकल ये बात कोई बहुत अजीब भी तो नहीं है ना? उसने अपनी सोच के मुताबिक बता दिया। उसके घर वालों, उसकी फैमिली से मिली तुम? नहीं, राहील के घर वालों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। सिर्फ उसके बाबा को हमारी शादी का बताया था अम्मी ने फोन पर, लेकिन उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई। हैरत की बात है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी कुछ अजीब है? मतलब कहीं वो तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे रहा? मैं जानती हूँ उस दिन राहील ने आपसे बदतमीजी की, लेकिन आप ऐसा मत कहिए, वो बहुत अच्छा है। उसे उनकी ये बात बुरी लगी, तभी वो खफगी से बोली, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। कोमल ने जल्दी से बात बदली कि उसे बुरा लग रहा था। आप चाय लेंगी या कॉफी? फिलहाल कुछ भी नहीं। हाँ, तुमसे बात करनी थी, हम कहीं बाहर चलें? कोमल ने उसे रोकते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गई। वो मुझे काम था, मेरा काम भी हो जाएगा और तुमसे बात भी हो जाएगी। कोमल ने सोचते देखकर कहा तो उसने सर हिला दिया। मैं राहील को बता देती हूँ, रहने दो है ना, शायद वो तुम्हें मना ही कर दे। यूं तो दूसरी बार इंसल्ट होगी मेरी। चल सकती हो बिना पूछे ही चलो, वरना रहने दो, वैसे भी बस 10-15 मिनट की तो बात है। उसे फोन उठाते देखकर उन्होंने जल्दी से कहा तो उसने फोन वापस रख दिया और उसे बताए बिना ही उनके साथ चल दी। डॉक्टर कोमल गाड़ी चला रही थी और वो सामने वाली सीट पर बैठी थी। दरअसल मेरे पास कुछ वक्त पहले एक पेशेंट आया था, शाहजेन मलक, नाम सुना है तुमने? उन्होंने काफी देर बाद बात शुरू की और पूछते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने सर नफी में हिला दिया। कोमल धीरे से मुस्कुराई। तुम अपनी दुनिया में इतनी खुश और मगन हो के बाहर की दुनिया देखती ही नहीं। मलक डायमंड्स का नाम तो सुना ही होगा? कोमल ने अगला सवाल किया। हाँ, शायद सुना है, उसने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या और कितनी दफा सुना। उस कंपनी का चेयरमैन शाहजेन मलक है। कोमल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जैसे उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई गर्ज नहीं थी। ये देखो, कोमल ने एक न्यूज़पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। टॉप बिजनेसमैन ऑफ द ईयर में उसका नाम सबसे ऊपर है। उसमें सिर्फ शाहजेन का नाम और उसके बारे में कुछ लिखा था, जिसे वो बेनियाजी से देख रही थी। ये सिर्फ उसका जाती स्टेटस है, उसका फैमिली बैकग्राउंड पता है? कोमल ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने, वो एक नवाब है। लखनऊ शहर के बारे में तो जानती ही होगी तुम कि वहाँ नवाबों की क्या हैसियत है। वो वहाँ के नवाब खानदान का बेटा और उस शहर का अगला नवाब है। कोमल ने उसकी मालूमात में मजीद इजाफा किया और ऐना उन्हें नासमझी से देखने लगी कि आखिर वो उससे ये फजूल बातें क्यों कर रही है। यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? कोमल मुस्कुरा कर बोली, बस ऐसे ही सोचा, तुम अपने शौहर के अलावा किसी के बारे में मालूमात ही नहीं रखती, इसलिए बता रही थी। वो दोबारा सामने देखते हुए बोली और गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो बिल्डिंग देख रही हो? उसकी जानिब से सड़क के उस पार एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसमें बड़े हरूफ में मलक डायमंड लिखा था। ऐना ने उनकी नजरों के ताकुब में देखा। उस बिल्डिंग के बारे में वो सिर्फ ये जानती थी कि उस शहर की आलीशान इमारतों में उसका शुमार था। शाहजेन मलक की कंपनी है। वो मुस्कुरा कर बोली तो ऐना ने उन्हें हैरत से देखा। मुझे उस तक ये रिपोर्ट पहुंचानी है। वो उसकी हैरत को नजरअंदाज किए बोली, तब ही उनका फोन बजा। हेलो? हाँ, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। उन्होंने फोन कान से लगाए जल्दी में जवाब दिया और उसकी तरफ परेशानी से देखा। ऐना, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। क्या तुम ये रिपोर्ट शाहजेन मलक तक पहुंचा दोगी? उसके हाथ में फाइल देते हुए बोली। मैं? ऐना ने हैरत से देखा। हाँ प्लीज, मेरा जाना जरूरी है और उसे ये देना भी जरूरी है। इतना काम कर दो मेरा। लेकिन मैं कैसे डॉक्टर, मैं तो उसे जानती भी नहीं। वो परेशान होकर बोली, किसी को जानती तक नहीं थी। अनजान जगह, अनजान लोग, कोई बात नहीं है ना। तुम सिर्फ वहां जाकर ये कहो कि तुम्हें शाहजेन मलक से मिलना है और वो तुम्हारा नाम पूछे तो डॉक्टर कोमल बताना। डॉक्टर कोमल ने समझाते हुए कहा तो उसने हैरत से देखा, क्योंकि अपना नाम बताऊंगी तो कभी उससे मिल नहीं पाओगी। वो अपने आप में हड़बड़ा गई। मतलब वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। मेरा नाम बताओगी तो आसानी से मिल जाएगा और ये रिपोर्ट तुम्हें किसी के हाथ में नहीं देनी, सीधे उसके हाथ में देनी है। उन्होंने फौरन सफाई दी, लेकिन वो अब भी शशोपंज में थी कि जाए या नहीं।
प्लीज ऐना, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है, मेरी हेल्प मैं ये उन्हें दे दूंगी डॉक्टर, आप जाएं। कोमल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो उसने उनकी बात काटी और उन्हें यकीन दिलाती गाड़ी से उतर गई। माफ करना है ना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताती तो शायद तुम कभी यकीन नहीं करती, इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी आंखों से उस फरेबी इंसान की हकीकत देखो। कोमल ने उस बिल्डिंग की तरफ जाते देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी।